नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। राजपथ में बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। अतीक अहमद के बाद अब शिकंजा मुख्तार अंसारी एंड फैमिली पर कसा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि 15,000 करोड़ से ज्यादा बेनामी संपत्ति का मालिक कौन होगा, क्योंकि मुख्तार, अफजाल, अब्बास और बहू निखत जेल में हैं। छोटा बेटा उमर और बेगम अफंशा फरार हैं। ऐसे में सियासी विरासत कौन संभालेगा? देखिए रिपोर्ट। एक वक्त था जब मुख्तार के सामने डीएमएसपी सिर झुकाए खड़े रहते थे। अब माहौल बदल चुका है। बीते 3 साल में उसकी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। आधा परिवार जेल में है और आधा फरार है। 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार को 10 साल और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई। 1 साल में मुख्तार को किसी मामले में मिली ये चौथी सजा है। मुख्तार समेत अंसारी परिवार पर कुल 97 केस दर्ज है। खुद मुख्तार जेल में है, बेटा बहू भी जेल में है, पत्नी और छोटा बेटा फरार है। क्या मुख्तार का साम्राज्य ढह रहा है? 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? IS 191 गैंग को कौन संभालेगा? क्या परिवार में छिड़ेगी संपत्ति की जंग? सियासी विरासत को अब कौन संभालेगा? अस्सी के दशक में मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में कायम हो रहा था। हर क्रिमिनल को सर्वाइवल के लिए पैसों की जरूरत होती है। मुख्तार को कमाई के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी तो उसका सामना ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से हुआ। इन दोनों गैंग्स की कोई लड़ाई नहीं थी, पूरा झगड़ा कमाई पर कब्जे का था। 90 के दशक की शुरुआत में मऊ और गाजीपुर में बिजली बड़ी समस्या हुआ करती थी। मुख्तार अंसारी ताकतवर हुआ तो दोनों जिलों की हैसियत राजधानी जैसी हो गई। लखनऊ में जितने घंटे लाइट आती, मऊ और गाजीपुर में भी उतने ही घंटे आती। मुख्तार की इमेज रॉबिन हुड वाली बनती गई और इलाके के नौजवान उसे अपना रोल मॉडल मानने लगे। ये लोग मुख्तार के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। इनमें दोनों धर्मों के लोग शामिल थे। इसी से उसका गैंग बढ़ता चला गया। राजनीति में आने के बाद मुख्तार ने सीधे अपराध में शामिल होना बंद कर दिया। वो गांव की लोकल लड़ाई से निकले अपराधियों को शरण देने लगा। इन अपराधियों से ही बड़ी वारदातें करवाने लगा। 1996 में बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक, 2002, 2007, 2012, 2017 में मऊ से चुनाव जीता। आखिरी 3 चुनाव अलग अलग जेल से लड़े। 2010 में मायावती ने बसपा से निकाला। कौमी एकता दल के नाम से पार्टी बनाई। 2017 में कौमी एकता दल का बसपा में विलय। वाराणसी से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों बार हार मिली। 1986 में सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद से मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ने लगा। गैंग मजबूत हुआ तो वो सरकारी ठेकों पर कब्जा करने लगा। मुख्तार को 1991 में पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन वो 2 सिपाहियों को गोली मारकर फरार हो गया। इससे इलाके में उसकी दहशत और बढ़ गई। इसी दौरान ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की गैंग भी कोयले के कारोबार में उतर गई। मुख्तार को यह पसंद नहीं आया और त्रिभुवन के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह का मर्डर हो गया। मुख्तार पर आरोप लगा और दोनों गैंग में दुश्मनी शुरू हो गई। गैंगवार चलती रही। मुख्तार विधायक बना तो उसकी ताकत और हिम्मत बढ़ गई। 1997 में उसने कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा का अपहरण करवा लिया। रूंगटा का शव तक नहीं मिला। ब्रजेश गैंग कभी कभी चुनौती देता रहा, लेकिन मुख्तार का गैंग काफी बड़ा हो चुका था। बदलाव ये आया कि मुख्तार के आदमी ठेके लेने लगे। इससे व्यापारियों के साथ मुनाफा बांटने का
झंझट भी खत्म हो गया। मुख्तार के करीबी जितेंद्र सापरा और गणेश दत्त मिश्रा के बाद 4 और लोग ईडी के रडार पर। रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन, विक्रम अग्रहरी और शादाब अहमद। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनकी संपत्ति अटैच होगी। मुख्तार के शूटर अनुज कनौजिया की पत्नी रीना राय और जीजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। अनुज पर गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ में 20 से ज्यादा केस। मोहम्मद सुहैल की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मोहम्मद सुहैल मुजाहिद मुख्तार अंसारी का प्रस्तावक रहा है। मोहम्मद सुहैल मुजाहिद एम्बुलेंस केस के 12 आरोपियों में से एक। इस केस में 12 आरोपियों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। आगाज कंस्ट्रक्शन के मालिक जितेंद्र सापरा की पुलिस को तलाश। अफशा को फरार होने में सापरा ने की थी मदद। गणेश दत्त मिश्रा की 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मुख्तार का काम करने का तरीका हर कोई जानता है। वो सियासी विरोधियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर किसी ने पैसे का नुकसान किया तो उसे खत्म करके ही मानता था। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट हुआ तो उसे वापस लाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। पंजाब से मुख्तार व्हील चेयर पर लौटा। उसे 2021 में बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। 2020 में गाजीपुर में मुख्तार का गजल होटल ढहा दिया गया। ये गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस की तरह था। इसके बाद मऊ के गाजीपुर तिराहे पर मुख्तार की आलीशान बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई। अब वहां सिर्फ खंडहर बचा है। पुलिस और ईडी के मुताबिक इसकी कीमत 15,000 करोड़। मुख्तार के गुर्गों में हो सकती है संपत्ति के लिए जंग। मुख्तार का पैसा पूर्वांचल में ही नहीं, देश और विदेशों में भी लगा। मुख्तार के तेल के जहाज चलते हैं। मुंबई जैसे शहरों में होटल और जमीनें। करीबियों का दावा है अंसारी परिवार 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मालिक। मुख्तार जेल में अधिकारियों को रिश्वत देता है, इसलिए उसे मोबाइल यूज करने और ऐशो आराम में कोई दिक्कत नहीं आती। जेल अधिकारियों की मिली भगत से वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर पेशी से बच जाता है, या फिर जिस मामले में आरोप तय होने हैं वहां छोड़कर उसी दिन किसी और मामले में दूसरे कोर्ट में पेश हो जाता है। जहां बड़ा केस है वहां उसके वकीलों की फौज पेशी पर जाती है। इस तरह दूसरे पक्ष पर दबाव बनाया जाता है। कानूनी खामियों का फायदा उठाकर वो कानूनी फंदों से बच निकलता है। ऐसे भी काम न बने तो गवाहों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाता है। उसके मैसेज जेल से बाहर ले जाने का काम उसके गुर्गे करते हैं। मुख्तार 2005 से जेल में है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने जेल में रहकर 7 मर्डर कराए। मुख्तार का काम करने के लिए शूटरों की पूरी फौज है। मुख्तार के इशारे पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और ठेकों को मैनेज करते हैं। 2022 में मुख्तार ने चुनाव नहीं लड़ा। 2022 में बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव में उतारा। अब्बास जीता, लेकिन इन दिनों कासगंज जेल में है। मुख्तार की गैंग में 3 दर्जन से ज्यादा शूटर थे। इस वक्त सिर्फ 3 फरार। इसमें उसके 2 रिश्तेदार हैं और एक अनुज कनौजिया। बाकी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल में हैं। फिलहाल मुख्तार गैंग को संभालने वाला कोई नहीं। हालांकि अभी भी मुख्तार अंसारी को करोड़ों की फंडिंग करने वाले लोग हैं। मुख्तार का बेटा अब्बास जेल में है, लेकिन पत्नी और दूसरा बेटा उमर फरार है, तो मुख्तार के भतीजे भी बाहर हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी की संपत्ति और सियासी विरासत को लेकर जंग छिड़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों अली और उमर से पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों से सवाल जवाब होंगे। तो वही अतीक के एक और बेटे का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि शबाना से अतीक को एक बेटा था जिसका नाम आरिफ है। अतीक ने अपनी दुबई की संपत्ति उसी बेटे के नाम पर की थी। अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए एक विरासत तैयार की थी। उस विरासत में क्या था, देखिए इस रिपोर्ट। बेटों तक आंच, होगी पूछताछ। कार्रवाई का जाल, अली और उमर से सवाल। दोनों हैं कारागार में, अब ईडी के रडार में। अतीक का छठा वारिस संपत्ति के लिए कतार में। अतीक अहमद के बेटे अली और उमर दोनों जेल में हैं और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों से पूछताछ करेगी। दोनों से जेल में सवाल जवाब होंगे।
वहीं अतीक की बेनामी संपत्ति और दौलत को लेकर एक और दावेदार सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अतीक का छठा बेटा है। क्या अतीक अहमद 6 बेटों का बाप था? शाइस्ता से 5 बेटे और शबाना से 1 बेटा। छठे बेटे का नाम आरिफ होने का दावा। साबरमती जेल में अतीक ने बनाई थी वसीयत, दुबई की कीमती जायदाद आरिफ के नाम की। दुबई का पूरा व्यापार अशरफ का साला सद्दाम संभालता था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सद्दाम दुबई भागा। आरिफ के नाम संपत्ति हुई तो सद्दाम नाराज हुआ। पुलिस और ईडी खंगाल रही व्यापार की कुंडली। विदेशों में अतीक की संपत्ति की हो रही जांच। दुबई में अतीक ने बिजनेस में लगाया था पैसा। दुबई में आरिफ के नाम संपत्ति होने की बात जैसे ही शाइस्ता और अतीक के बाकी 4 बेटों के सामने आएगी तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि अतीक अहमद ने सऊदी अरब में प्रयागराज के करेली के एक कारोबारी के जरिए पैसे लगाए थे। इसके दस्तावेज वकील सौलत हनीफ के पास हैं। सौलत हनीफ ने पुलिस पूछताछ में इस बात को कबूल किया है। अतीक की बिखरती संपत्ति को कौन संभालेगा, ये सवाल भी अहम है। वहीं शाइस्ता फरार है, वो 81 दिनों से अब तक सामने नहीं आई। जैनब का भी कोई सुराग नहीं लग रहा। शाइस्ता और गुड्डू के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 5 लाख की इनामी फरार अपराधी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और अतीक के शूटर साबिर, तीनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि तीनों के विदेश भागने की आशंका है। ऐसे में तीनों को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बुरी फंसी लेडी डॉन, फिर एक्शन ऑन। मुसीबत है भारी, लुकआउट नोटिस जारी। 81 दिन से है फरार, अब होगा फाइनल बार। प्रयागराज से भागी परदेश, दर्ज है 6 आपराधिक केस। शाइस्ता बीते 81 दिनों से भाग रही है, गली बदल रही है, शहर बदल रही है और अब तो उसके दूसरे देश में भागने की आशंका है। शाइस्ता पर 5 लाख का इनाम है। इसके साथ ही गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर भी 5-5 लाख का इनाम घोषित है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि शाइस्ता और दोनों शूटर्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आशंका है कि ये विदेश भाग सकते हैं। दूसरे देशों की जांच एजेंसियों की मदद से भी इनकी तलाश का प्रयास फिलहाल किया जाएगा। ये तीनों उमेश पाल की हत्या के बाद से यानी कि 81 दिन से फरार हैं। यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम इन तीनों की तलाश में महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में अब तक छापेमारी कर चुकी है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट मिलने के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इन तीनों की श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान जैसे देशों में भागने की आशंका जताई जा रही है। नोटिस जारी होने के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल ये विदेश भाग गए हैं या भागने की कोशिश में हैं, इसको लेकर कोई इनपुट पुलिस के पास नहीं है। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल के हत्याकांड में एसटीएफ अब तक अतीक के बेटे असद समेत 4 के एनकाउंटर कर चुकी है, जबकि शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान फरार है। फिलहाल 3 वांटेड के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शाइस्ता परवीन 5 लाख का इनाम, गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनाम, साबिर 5 लाख का इनाम। तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। लुकआउट सर्कुलर यानी कि LOC को लुकआउट नोटिस के नाम से जाना जाता है। लुकआउट सर्कुलर किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकता है। नोटिस के जारी होने के बाद आरोपी के देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लग जाती है। लुकआउट नोटिस का इस्तेमाल इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे एयरपोर्ट, समुद्री क्षेत्र, बंदरगाहों पर इमिग्रेशन जांच के लिए किया जाता है। इमिग्रेशन अफसर ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट पर रोक सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं। यूपी पुलिस ने 27 फरवरी को माफिया अतीक अहमद के करीबी अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उमेश पाल की हत्या में शूटरों ने जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अतीक जब पॉलिटिक्स में सक्रिय था तब अरबाज उसकी गाड़ी चलाता था। उमेश की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी अरबाज के घर के बाहर से मिली थी। प्रयागराज के लालापुर का रहने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान एक शार्प शूटर था। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले फायरिंग की थी।
यूपी पुलिस ने 6 मार्च को प्रयागराज के कौंधियारा में उसे एनकाउंटर में मार गिराया। विजय चौधरी का नाम उमेश पाल हत्याकांड में दर्ज की गई शुरुआती एफआईआर में नहीं था। अतीक के बेटे असद और गुलाम का यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया था। दोनों पर उमेश पाल पर फायरिंग का आरोप था। प्रयागराज शूटआउट में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसमें भी दोनों फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कर्नाटक में तो कांग्रेस बजरंग बली की कृपा हासिल करने में सफल हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस माहौल को अपने पक्ष में बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंदिरों में जाकर हनुमान जी की पूजा करके और कर्नाटक जीत के लिए धन्यवाद देने का प्लान बनाया है। साथ ही बजरंग बली के भक्त कमलनाथ के सहारे कांग्रेस मध्य प्रदेश में फुल प्लान बना रही है ताकि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का संग्राम, हनुमान बनाएंगे काम। बिछने लगी बिसात, संकट मोचक किसके साथ? मारुति नंदन देंगे आशीर्वाद, तो बन जाएगी बात। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का रण जीतने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस का अगला मिशन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बजरंग बली की शरण में जाएगी। कर्नाटक में मिली जीत के लिए धन्यवाद देगी। मंदिरों में पूजा पाठ करके माहौल बनाने की कोशिश होगी। अगर इसके पीछे की सियासत को देखें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हनुमान भक्त माना जाता है। इसी छवि को कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आगे रखकर लड़ेगी। तो यह खबर आते ही मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बजरंग बली के राजनीतिकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाया। अब ये आप ये देख रहे होंगे ये बजरंग बली का कैसे राजनीतिकरण कर रहे हैं। कल इनके जो दामाद जी थे रावट बाड्रा जी, वो कह रहे थे बजरंग बली और हनुमान दोनों अलग अलग हैं, और आप कह रहे हो कि आज धन्यवाद देने जा रहे हैं। वो कोई राहुल गांधी है क्या? तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राम, धर्म, कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करती है। वो हम पर आरोप न लगाए बल्कि अपने गिरेबा में झांक कर देखें। हमारा धर्म बिकाऊ नहीं है, हमारा धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धारण करने के लिए है। तो हमारे धर्म, हमारी आस्थाओं को यदि हजारों साल बाद भी नरोत्तम मिश्रा जी जैसे लोगों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत पड़ जाए तो मैं सोचता हूं कि हम लोग चुल्लू भर पानी में डूबना पसंद करेंगे बनिस्बत ऐसा प्रमाण पत्र लेने के। दरअसल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए कांग्रेस इस बार विधानसभा की 230 में से एक सीट पर फोकस कर रही है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों में राष्ट्रीय स्तर से नेताओं की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बीच हुई चर्चा के बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से मध्य प्रदेश आए चारों ऑब्जर्वर्स को एआईसीसी की सहमति से लगातार 5 बार से हार रही सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई है। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से रोड शो और आम सभा के जरिए विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभाओं को लेकर पीसीसी और एआईसीसी से समन्वय कर कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। और अब बजरंग बली के सहारे कांग्रेस पूरा माहौल बनाने की कोशिश में है। यानी हनुमान जी कर्नाटक से निकलकर मध्य प्रदेश आ चुके हैं। फायदा किसका होगा ये तो वक्त बताएगा। कर्नाटक की विजय पताका मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विक्ट्री के लिए एक तरह से संजीवनी बने, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी बजरंग बली को थैंक यू कहा जाएगा और ये थैंक यू कर्नाटक की जीत के लिए कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी की पूरी प्लानिंग है और तैयारी पूरी कर ली गई है कि मंदिरों में पूजा पाठ किया जाएगा, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और बजरंग बली को शुक्रिया अदा करके सियासत में मध्य प्रदेश में एक तरह से बजरंग बली की एंट्री की जाएगी और बजरंग बली के जरिए मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि बजरंग बली का राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस का पलटवार ये है कि जो लगातार राम की बात करते रहे और बिना मजहब की जिनकी राजनीति होती नहीं, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।
कांग्रेस का कहना है कि समावेशी राजनीति वो करते हैं और समावेशी राजनीति में बजरंगबली भी सबके आराध्य हैं और बजरंगबली के जरिए एक तरह से संदेश देने की कोशिश होगी। बजरंगबली किसका साथ देंगे ये तो नवंबर दिसंबर में तय होगा, लेकिन सियासत में हनुमान जी की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, 12/24 भोपाल। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस अंदाजे लगातार लगाए जा रहे थे। कई अटकलें थीं, लेकिन अब धुंधली तस्वीर साफ हो गई है और ये तय हो गया है कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के सीएम होंगे। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में सीएम फेस को लेकर जारी अटकलें कयासों का दौर लगभग खत्म हो चुका है और सिद्धारमैया के नाम पर फाइनल सहमति बन चुकी है। ये तय हो गया कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले सीएम होंगे। बाकी फॉर्मूला क्या होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, इस पर अभी तक कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 से 3 डिप्टी सीएम कर्नाटक में हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने पुराने वफादार और साउथ में प्रभावशाली सिद्धारमैया पर भरोसा किया है। मुख्यमंत्री पद का चूंकि अनुभव है, कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता है, राहुल गांधी की भी पसंद है। डीके शिव कुमार भी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का आरोप, करप्शन का मामला उनके लिए मुश्किल बन गया। सीएम पद को लेकर 50-50 फॉर्मूले पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों सहमत नहीं थे। इधर दिल्ली में डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि जल्दी कर्नाटक को लेकर धुंधली तस्वीर भी साफ हो जाएगी। सिद्धारमैया कोरबा समुदाय से आते हैं, जिसकी तादाद करीब 7% है। अगर कर्नाटक के जातीय समीकरण की बात की जाए तो कर्नाटक का जातीय समीकरण क्या कहता है? ओबीसी 16% है, मुस्लिम 14% है, लिंगायत 16% है, वोकालिगा 11%, कोरबा 7%, ब्राह्मण 2% है, अनुसूचित जाति 19.5%, अनुसूचित जनजाति 7% है, ईसाई 2% है, बौद्ध जैन सिख 2% और अन्य जातियां 2.5% है। सिद्धारमैया इस बार वरुणा सीट से करीब 46,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर विधायक बने हैं। उनके पास शासन का अनुभव है। सिद्धारमैया 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, वकालत की पढ़ाई की है। उनकी उम्र जरूर 76 साल है, लेकिन गांधी परिवार के खास है। साल 1999 में जब एचडी देवगौड़ा ने जनता दल सेक्युलर का गठन किया तो सिद्धारमैया भी उनके साथ चले गए, लेकिन धीरे धीरे देवगौड़ा और सिद्धारमैया के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। उन्होंने देवगौड़ा के साथ छोड़ दिया। 2008 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी ने उनको इसका इनाम भी जल्द ही दे दिया और 5 साल बाद ही साल 2013 में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया। और एक बार फिर से कांग्रेस सिद्धारमैया पर भरोसा करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बड़ा हंगामा हो गया। या दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की और मंदिर का अपमान करने का प्रयास किया। मंदिर को मजार बनाने की साजिश का खुलासा होने के बाद तनाव का माहौल है। सवाल है कि महाराष्ट्र को सुलगाने की साजिश आखिर कौन रच रहा है? देखिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में विवाद, जमकर फसाद, मजार वाली चादर, साजिश @त्र्यंबकेश्वर, नफरत का चोला, किसका है चेहरा, 5 लोग गिरफ्तार, किससे जुड़े हैं तार, महाराष्ट्र को सुलगाने की साजिश किसकी? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नासिक के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नफरती साजिश का खुलासा हुआ। 2 दिन पहले हुए इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप है
कि 10 से 12 की संख्या में मुस्लिम युवकों ने मंदिर में घुसने का प्रयास किया था। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से मना किया तो मंदिर के दूसरे दरवाजे की दीवार के ऊपर चढ़कर मंदिर के अंदर चले गए। इन्होंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरा कपड़ा चढ़ाने और फूलों की चादर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें रोक लिया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बड़ी साजिश। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरी चादर चढ़ाने की कोशिश। मंदिर में जबरन घुसे दूसरे समुदाय के लोग। दूसरे समुदाय के 10 से 12 युवक मंदिर में घुसे। गार्ड के रोके जाने के बावजूद अंदर घुसने की कोशिश। दीवार बांधकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एंट्री की। इस घटना को लेकर त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस को चिट्ठी लिखी और पूरे मामले में शिकायत की है। कुछ हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है उनके कुछ लोग मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और वहां पर उन्माद कर रहे हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।